अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले थे, अहम शख्सियत की तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात भी हो गई थी, लेकिन खबर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ का जारहाना रवैया बातचीत आगे बढ़ने में रुकावट बन गया है। गजा में जंग बंदी हो गई, बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौटने लगे। सवाल यह है कि बंदूकें कब खामोश होंगी, और सवाल तो यह भी है कि वो पाकिस्तानी मीडिया जो अमरीकी सियासत को तो कवर करता है, रूस यूक्रेन जंग को भी कवर करता है, क्या इसने इसराइल की गजा पर जंग बंदी की भी कवरेज का हक अदा किया? ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे अमरीका का, जहां की सड़कों पर पाकिस्तान की सियासत हो रही है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के हामी अमरीका में बानी के हक में मुजाहरे और लॉबिंग किया करते थे। अब वाशिंगटन की सड़कों पर ऐसे ट्रक गश्त कर रहे हैं जिन पर बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिजिटल पोस्टर्स लगे हुए हैं। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार और एंकर पर्सन्स, हमारे मुल्क के मरूफ एंकर पर्सन्स का पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा समीना पाशा साहिबा ने, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मोहतरमा फरवा वही साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अनीका निसार साहिबा। अनीका साहिबा, आपका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन तज्ज़िया निगार मोहतरमा शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा। शिफा साहिबा, आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। समीना साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो पाकिस्तानी सियासत को अमेरिका की सड़कों पर देखा जा रहा है, ये क्यों हमारे आज भी हमें लगता है कि अगर हमने अमेरिका में ये बावर करवा दिया कि कौन सही है कौन गलत है, अगर हमने वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की हुकूमत को ये यकीन दिला दिया कि फ़लाँ जमात या फ़लाँ शख्स आपका हामी नहीं है, आपका दुश्मन है, वो इंतहा पसंदों के करीब है, वो तालिबान के करीब है, तो इससे हमारी सियासी जीत हो जाएगी। और फिर अगर दूसरी तरफ बात करें तो इससे पहले तहरीक इंसाफ को भी शायद यही लगता था कि अगर हम अमरीकी अवाम को या अमरीकी हुकूमत को बावर करवाने में कामयाब हो गए कि हम बेचारे हैं और हम पर जुल्म और जबर किया जा रहा है, तो शायद हमारी दाद रसी हो जाएगी। ये मिजाज कुछ ज़्यादा सराहियत नहीं कर गया हमारी सियासत में? जी शुक्रिया आपका अली हैदर, आपने इनवाइट किया। और आज तो मुझे लगा कि शायद आपका शो कोई विमेन एम्पावरमेंट पे है क्योंकि इतना अच्छा आपने आज पैनल बनाया, तो लेकिन मुझे खुशी हुई कि अच्छा, वैसे इस बैरियर को ब्रेक करना बहुत जरूरी था कि अगर खवातीन है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ खवातीन की बात ही होगी। मेरे लिए आप सिर्फ जर्नलिस्ट है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका जेंडर से। एग्जैक्टली, मैं यही तो हैरान हुई कि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही ये समझा जाता है कि अगर बहुत सारी खवातीन एक साथ हैं तो इसका मतलब है कि कोई विमेन डे मनाया जा रहा है या कोई इस तरह के मौजू पर जो है वो गुफ्तगू है। तो इस लिहाज से मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि आपने एक ऐसा पैनल रखा है जिसमें सारी खवातीन है, लेकिन मौजू जो है वो खवातीन से रिलेटेड इश्यूज नहीं बल्कि मुल्की सियासत और दीगर मामलात हैं। तो एनी हाउ मुझे खुशी हुई कि तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कॉलीग्स हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है अली, देखिए एक तो ये जो हुकूमत की तरफ से अभी किया गया है उसमें तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि ये सिर्फ एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं इनके, उन्होंने जिस तरीके से पूरा इंसानी हुकूक का जो मामला है उसको पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादतियों और बाकी जो चीजें उनके हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड किया, प्रोटेस्ट किए और मुख्तलिफ फोरम्स पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए, मुख्तलिफ फोरम्स को इंगेज किया, तो उससे एक उन्होंने वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं कि बहरहाल एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया इस हुकूमत के ऊपर, और उसको काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने अब ये हरकत की कि जी इन्होंने भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो ट्रक चला दिए हैं या उस तरह की। देखिए, जहां तक लोगों की समझ आती है, आम लोगों की, उस तरह के अगर आप ऑपोजिशन में हैं या अगर आपको लगता है कि जी कोई इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों का मामला है तो उसमें आप जो है वो इस तरह कर लेते हैं, इस वजह से क्योंकि आपको लग रहा होता है कि जो बाकी आपके इदारे हैं मुल्क के अंदर वो उस तरह से आपको जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे या आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, यहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपने जी बाहर ओवरसीज जो चैप्टर्स हैं आपके उनको आपने मुतहरिक। सही, ग़ालिबन समीना साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया है शिफा साहिबा। मैं फरवा साहिबा से भी यही सवाल पूछूंगा, क्या हुकूमती पार्टी को इस तरह की कैंपेन्स करना सूट करता है? मुझे पूछ रहे हैं? जी शिफा साहिबा, बिल्कुल आपसे। जी अली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत सलाम और सबके लिए बहुत दुआएं जो मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर बैठी हैं। और वो समीना ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी स्टार्ट में।
अच्छा, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट के पास इस वक्त गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। गवर्नमेंट के हवाले से पिछले कुछ अरसा पहले गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्यों की और पीटीआई का ये काम करने का क्या मकसद था, इसके एक अलग पहलू भी है। एक तो ये तो है ही कि हमने दुनिया को इन्होंने बताना था कि भाई यहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर पैगाम, ये सारे पढ़ने वाले कौन थे? ये सारे ट्रक्स देखने वाले लोग, वहाँ की अपनी हुकूमत और डेमोक्रेसी और वो जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी प्रेसिडेंशियल उनके कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो भी तो देख रहे हैं ना। देखिए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो पीटीआई का एक खासा एक बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके ताने बाने हमारे पाकिस्तान के ये सारा जो निज़ाम बदला या सब कुछ हुआ उससे मिलते थे। तो वो सारे लोग ये देख रहे थे कि भाई पाकिस्तान का डायस्पोरा, ओवरसीज पाकिस्तानीज का इस हवाले से बड़ा मुतहर्रिक है और वो यहाँ पर आकर ये चीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने कि अभी कल ओथ उठा लेना है, उनको भी ये बावर कराना था और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ शुरू हो गई थी। और जिस तरह से ट्रंप को ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सपोर्ट किया और जिस तरह से उसके साथ बहुत सारे लोग मिले, जिसकी वजह से रिचर्ड ग्रैनल का बार बार ट्वीटिंग करके कहना कि रिलीज इमरान खान, तो ये सारी बातें तो ये आपस में सब मिली हुई हैं, कनेक्टेड हैं। और ये सिर्फ इसलिए, और गवर्नमेंट ने चूंकि अब इस सारी चीज़ को काउंटर करना था, गवर्नमेंट ने भी ये ट्वीट्स रिचर्ड ग्रैनल की भी देखी हैं, इन सब की देखी, गवर्नमेंट ने उनको भी एक काम पहुंचाना था के तरीके से, प्यार प्यार से, कि देखें इमरान खान जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके हवाले से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं कि रिलीज इमरान खान, उसके हवाले से तो देखिए तासुर भी पाया जाता है कि पीपल आर अगेंस्ट या पीपल आर नॉट हैप्पी विद। तो गवर्नमेंट ने उनके माइंड में उनको दिखाने के लिए ये चीज़ मेरा ख्याल है कि की है। और साथ ही समीना जो कह रही थी कि उन पीटीआई के नैरेटिव को काउंटर करना था, क्योंकि जो ये इमरान खान साहब की सज़ा का ये सारा मामला हुआ उसमें भी इंटरनेशनल कवरेज उनको तो मिली है, चाहे आप उसको पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से इसको मैं नेगेटिव इसलिए कहूंगी कि वो आदमी जिसके बारे में ये जाना जाता था, दुनिया ये कहती थी कि भाई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, डोनेशन कैंपेन्स चलती हैं, वो सारी चीज़ें जब ये सारी होती हैं और फिर उस आदमी से लिंक करके हम उसके ऊपर एक करप्शन का केस बना के उसको दुनिया में जब खबरें लगती हैं, तो ये पाकिस्तान की खालिसतन बदनामी है। इससे इमरान खान की जात का अकेले का कोई ताल्लुक सिर्फ नहीं रह जाता फिर। ठीक है, अच्छा, ये एक पॉइंट अब इस सब गुफ्तगू के बाद जो मेरे ज़हन में आया, एक बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है, इस पे आप बहस कर सकते हैं फरवा साहब। ये अगर नौबत आ रही है कि हुकूमती पार्टी को या मुखालिफिन जो तहरीक इंसाफ के उनको उनके अगेंस्ट अमेरिका में कैंपेन चलाना पड़ रही है, इसका मतलब है कि कुछ तो डंट पड़ा है ना, कुछ तो तहरीक इंसाफ ऐसा करने में कामयाब हुई है कि उनको उसको काउंटर करना पड़ा। अदरवाइज वो कहते हैं जंगल में मोर नाचता रहे, किसने देखा। तो क्या तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ एक जो बैरून मुल्क या अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डायस्पोरा है उस तक पहुंचाने में, ये वहाँ की जो अहम लोग हैं उन तक पहुंचाने में कामयाब रही? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है कि ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, हालांकि हकीकत इससे बरक्स है। ये वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आप किसी एक जमात को सपोर्ट करते हैं, दूसरे किसी दूसरी जमात को सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपनी फेवरेटिज्म और जो नॉन फेवरेट होते हैं वो रखते हैं। मतलब जाहिर है कि वो पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कौन पसंद है कौन नहीं पसंद ये उनका हक है, इस्तेकाक है, ये छीन नहीं सकता कोई उससे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लड़ाई वाशिंगटन की सड़कों पर हम देख रहे हैं ये बहुत पहले शुरू हो गई थी, 2022 से भी पहले, 2018 के इलेक्शन के बाद। तो ये लड़ाई अब कन्वर्ट हो चुकी है जातियात पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो काम ये किया गया है, जिसे डिजिटल पोस्टर्स के जरिए या यूं कह लें कि एक कैंपेन के खिलाफ दूसरी कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे ये बात साबित होती है कि इससे निकलना कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे लॉबिंग फर्म्स हायर करके कुछ नहीं निकला तो उनको जरूरत क्यों पड़ रही है फिर? देखिए, खान साहब के मुखालिफिन को जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो इसे काउंटर करें? अगर तो इसका कोई फर्क ही ना पड़ रहा होता, लगे रहती तरीके साहब और लॉबिंग करती। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, ऑप्टिक्स की सियासत जिसे हम कहते हैं ना, वो जरूरी होती है टू लिव इन, ताकि आप बहुत सारी चीजें दिखा सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपना गाल आगे कर दें और सामने वाला आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहे और आप कहें देखा मैं इसका जवाब दूंगा, देखा मैं इसका जवाब दूंगा। अब जाहिर है कि आपने भी तो हाथ उठाना है, बट मेरे नजदीक ये करना नहीं चाहिए था। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब आप एक पेज पर हैं और जब आपको लग रहा है आप, दूसरा पॉइंट ये है, शुड आई से दिस और नॉट, लेकिन मेरा ख्याल से गवर्नमेंट भी अभी बहुत इनस्टेबल है। वो भी शायद इस प्रेशर में है, इसलिए नहीं कि खान साहब आके वजीर आजम की कुर्सी ले लेंगे या बाहर आ जाएंगे, इसलिए कि शायद कोई तीसरी ऑप्शन मौजूद ना हो कि जिससे उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो वो एक दिखावे के लिए या यूं कह लें कि ऑप्टिक्स के लिए सारा काम किया जा रहा है। रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो हैं और नून लीग के इक़्तिदार में भी है,
लेकिन क्या ये इक़्तिदार 5 साल के लिए रहेगा? ठीक है, अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं भी आते या आते हैं तो भी उनके चांसेस नहीं है वजीर आजम बनने के, तो क्या फिर भी शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम रहेंगे? तो मेरा ख्याल से नून लीग अब बहुत सारी और चीज़ों पे सोच रही है जिसको मद्देनजर रख के अभी छोटे मोटे हटकंडे किए जा रहे हैं। अदरवाइज आई थिंक वी ऑल नो कि चीजें क्यों होती हैं। It was not necessary. It was not necessary. It wasn't called for. It shouldn't be done this way. ठीक है, ठीक है। समीना साहिबा, वो आपसे राब्ता भी मुनक़ता हो गया था, लेकिन हम गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हैं। आज एक मतलब आज के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमेरिका नज़र हमें आ सकता है, और जब कोई तब्दीली बड़ी अमेरिका में आती है उसका असर ग्लोबली होता है, पूरी दुनिया में होता है, और पाकिस्तान की सियासत पर भी होता है। ट्रंप हल्फ उठाएंगे कल, मतलब वहाँ तब ये तारीख बदल जाएगी, 20 जनवरी होगी, हल्फ उठाएंगे। उसके बाद आप नया अमेरिका देख रही हैं। विल इट बी अ डिफरेंट अमेरिका? विल इट बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर? और इसका पाकिस्तानी सियासत पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से किस तरह डील करेगी? क्या हमें कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ेगा नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी, और जो मैं बात कर रही थी पहले उसी से आगे कंटिन्यू करूंगी, तो इसके साथ ही ये लिंक भी हो जाएगा आपका सवाल। जो मैं बात कर रही थी वो बेसिकली यही थी कि जब वो पीटीआई की तरफ से उन्हें एंगेज कर लिया गया, तो उसके बाद हुकूमत को फिर ये जरा लेट होश आया कि हम भी कोई काउंटर नैरेटिव जो है वो बनाएं, और उसके लिए उन्होंने बाद में लॉबिंग भी स्टार्ट की। बाद में इन्होंने ये जिस तरह से आपने कहा कि और अपने तौर पर भी कोशिशें शुरू कर दी, और ममालिक के साथ मिलकर भी कोशिशें शुरू की कि ट्रंप की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को किसी तरह से इंगेज किया जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मेरे ख्याल से, चाहे ये वहां पर नैरेटिव बनाने की बात करें, लॉबिंग करने की बात करें, अपना नैरेटिव वहां देने की बात करें, लेकिन मेरे नजदीक इन लोगों से अब देर हो चुकी है। इससे पहले जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर हैं वहां पर उन्होंने खासा जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म का होमवर्क कर लिया हुआ है, और इसी वजह से वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं जो वहां के उनके लोग हैं। जहां तक ये बात है कि इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे, इन द सेंस के इन दोनों का जो मिजाज है, जो इनकी पॉलिसीज हैं, वो आपको काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आती हैं। और अभी तो ट्रंप ने आके बाकायदा हलफ नहीं उठाया, बाकायदा चार्ज नहीं लिया, लेकिन आपने देखा कि गाजा में जंगबंदी हो गई है। आपने देखा कि और चीजों के अंदर जो उनकी एक सोच है, जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं जो उन्होंने चूज किए हैं, वो कौन से लोग हैं जो कि आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नजर आते हैं। उनकी जो अप्रोच है वो आपको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल अप्रोच नजर नहीं आती, बल्कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच नजर आती है। और वैसे भी जो ट्रंप की शख्सियत है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और वो जो रिवायती सियासतदान है उस तरह से नहीं लेके चल रहे होते जैसे कि आमतौर पर हमारे यहाँ इमरान खान साहब को भी कहा जाता है। तो मेरे नजदीक जो ट्रंप इंतजामिया है उसके आने से फर्क तो जरूर पड़ेगा, और वो भी उस सूरत में कि जो मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार थी कि शायद कैमला हैरिस ही ये इलेक्शन जीतेंगी, और उन लोगों की तरफ से हमेशा आपने देखा कि जो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार थे उन्हीं को सपोर्ट करने के हवाले से एक ट्रेंड मौजूद था। अब ये इनके लिए भी एक सरप्राइज के तौर पर अगर ट्रंप जीत गए हैं तो इसके साथ फिर उनको अब एक बैगेज है जो उनके साथ है कि जो पहले वो ट्रंप को क्या कुछ कहते रहे और जो कुछ भी, अगर हम उसको एक तरफ भी रख दें तो उसके बावजूद भी उससे पहले ही पीटीआई ने इतना होमवर्क अपना कर लिया है कि अब मेरा ख्याल है कि इनको ऑलरेडी एक डेंट पड़ चुका है, और उसके असरात आपको आने वाले दिखेंगे भी, और अभी उसका कोई इतना खास असर होने वाला है नहीं। ये बातचीत के लिए बैठे हुए हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि क्या वाकई देर हो गई है, और अगर देर हो भी गई है तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? शिफा साहिबा, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर अपने पॉलिटिकल फेवरेट्स रखती है, और अगर ऐसा है तो क्या वो असर्ट करेगी अपना असर? देखिए, पॉलिटिकल फेवरेट्स तो सभी के होते हैं, और ट्रंप जैसी पर्सनालिटी है उनके तो नज़र भी आते हैं और वो उसका इजहार भी करते हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। वो बड़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी देते हैं। इमरान खान को उन्होंने, आपको याद होगा, डावोस में खान इज़ माई फ्रेंड, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने। तो वो तो लाजमी पर इस किस्म की सोच रखते हैं कि वो अपना इजहार ख्याल करते हैं ओपनली। वो बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के, जिस तरह से समीना कह रही थी, वो एक ऐसे सियासतदान है जो परवाह नहीं करते। हाँ, जो उनके बारे में उल्टे सीधे ख्यालात रखते हैं वो उनको भी बड़ा अच्छी तरह याद रखते हैं, और उनके माइंड में ये होता है कि दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी, या दिस एडमिनिस्ट्रेशन। आप मरियम नवाज के बयानात की तरफ इशारा कर रही हैं? मुझे एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल साहब की भी,
ट्वीट्स थी, तो वो खैर ट्रम्प ये चीज़ याद रखते हैं, क्योंकि आप ये जहन में रखें कि ट्रम्प को जो अमेरिकन मीडिया है उसके हवाले से भी खासी एक अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं। अक्सर वो ये बात दोहराते कि अमेरिकन मीडिया मुझे कोई अच्छी कवरेज नहीं देता, और ये हम सब जानते हैं कि उनकी वो भी उसी किस्म की कवरेज मिलती थी जिस किस्म की एक ज़माने में इमरान खान साहब को मिलती थी जब वो हुकूमत में थे। खैर ट्रम्प को तो हुकूमत में आने से पहले ही इस किस्म की कवरेज मिलनी शुरू हो गई थी कि बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म ट्रम्प पे आता था। तो पाकिस्तान के हवाले से ट्रम्प, देखिए पिछली दफ़ा ये था कि पाकिस्तान ये अमेरिका ने इनखिला करना था अफगानिस्तान से। पाकिस्तान एक बड़ा अहम प्लेयर था उस चीज़ का, बड़ा हमने रोल भी अदा किया, और हमारी उस वक्त एक अनकन्वेंशनल किस्म का स्टांस था कि भाई टॉक्स करें, डायलॉग करें, और फिर वो जो दोहा डायलॉग हुआ और वो सारा, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिस्सेदार था। अब वो अलग बात है कि अमेरिका ने ये पहले ही तहैया किया हुआ था कि हमें यहाँ से निकलना है और हमें भाई यहाँ से निकालो, और ठीक है साथ बिठाया, बातचीत हुई सबकी। अब वो चीज़ पाकिस्तान के जिस खित्ते में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो चीज़ खासी बदल गई है। पाकिस्तान के देखें इस हुकूमत के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है, या आप वाइस वर्सा कह दें अफगानिस्तान के इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है अफगान तालिबान के। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया की बहुत ज़्यादा एक हद से मतलब एक तरीके से बड़ी पेनिट्रेशन, बड़ी ही केयरफुली मेजर्ड पेनिट्रेशन उनकी अफगानिस्तान में पहले भी थी, लेकिन अब ज़्यादा नज़र आ रही है। उन्होंने शुरू कर दी है, तालिबान से उनकी मुलाकातें हो रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे, साथ ही साथ वो चाबहार पोर्ट से ट्रेड करने की भी बातें कर रहे हैं। तो ईरान को उन्होंने इंगेज कर लिया, अफगानिस्तान को उन्होंने इंगेज कर लिया। पाकिस्तान दरमियान में इन दोनों ममालिक के साथ एक रिलीजियस नाता रिश्ता भी रखता है। पठानों के साथ तो अफगानिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक अलग कल्चरल रिश्ता भी है, लेकिन एक रिलीजियस तरीके से भी हम इनके साथ कनेक्टेड हैं। ईरान को भी हम बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हल्के फुल्के हमने मामलात अपने अप एंड डाउन होते देखे, हॉट एंड कोल्ड किस्म का एक चला। लेकिन ये है कि इंडिया ने खासी पेनिट्रेशन इन दोनों ममालिक में की हुई है। अब हमें देखना होगा कि पाकिस्तान को कब होश आता है और कब हम ये बात जहन में लाते हैं कि भाई अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। यू कांट चेंज नेबर्स, और ऑलरेडी हम एक नेबर के साथ हमने मामलात हमारे इंडिया के साथ कैसे हैं हम सब जानते हैं। तो ज़ाहिर है हम हर तरफ से लड़ाई जंग नहीं मोल रहे, अफगानिस्तान के साथ भी कोई अच्छे नहीं रह गए ताल्लुकात, ऐसा ही है। तो हमें इस पर की जरूरत है, और अब ये तो नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के साथ बैठना है तो हम अमेरिका को कहेंगे कि आप हमें बैठा दें, हमें खुद ही काम करना है, क्योंकि उनके साथ हमारा एक कजन बिरादरी का रिश्ता कह लें आप। तो अच्छा, इस पे ना मैं चाहूंगा कि ये बड़ी अहम नुक्ता आपने उठाया, क्योंकि ना मिडिल ईस्ट वॉर अभी भी जारी है। वॉर कह लें या यूं कह लें कि एक जो तलखी है ना वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एक टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, लेकिन ईरान के साथ मामलात अभी भी अमेरिका के और इसराइल के अच्छे नहीं हैं। और इस मौके पे अगर ईरान के खिलाफ कोई एडवेंचर किया जाता है तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, एक। और दूसरा सवाल मैं एक और छोड़ के जा रहा हूँ फरवा साहब, मैं आपसे पूछूंगा इस मुख्तसर वक्फे के बाद कि जिस बंदे ने खुल्लम खुला एब्सोल्युटली नॉट कह दिया हो, क्या वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर होगा, चाहे वो ट्रम्प की है, बाइडन की हो? क्योंकि वहाँ पे भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पे पेंटागन है जो कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत असर रखता है। एक वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। एंकर पर्सन तज़रिगार मोहतरमा अनिका निसार साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ समीना पाशा साहिबा भी हैं, फरवा वहीद साहिबा भी हैं और शिफा यूसुफ ज़ही साहिबा भी हैं। फरवा साहिबा, मैं इससे पहले बात हो रही थी ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर जो एक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या तब्दीली आएगी, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सब हमें आगे भी बढ़ना है। एक अगला मौजू बड़ा अहम है। अब तहरीक इंसाफ दोबारा जारहाना बयानात पर आ गई है। स्पेशली ये तब हुआ है, ये जो अभी जिस केस में सज़ा हुई है, उसके बाद अब क्या आप प्रॉस्पेक्ट देख रही हैं इन मुज़ाकरात की कामयाबी का? क्योंकि मुझे एक बड़ा तज़ाद नज़र आता है कि मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मुज़ाकरात में सिर्फ हुकूमत की मर्ज़ी शामिल नहीं है, सबकी मर्ज़ी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी भी शामिल है, और फिर सज़ा भी हो रही है खान साहब को। ये दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल चल रही थी। डू यू सी एनी प्रॉस्पेक्ट कि ये कुछ बनेगा इन मुज़ाकरात? अच्छा, बिफोर आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए आपको याद होगा शाजी के लेटर लिखे गए थे IMF को, तो वो भी मेरा ख्याल से एब्सोल्युटली नो के बाद ही लिखे गए थे। तो मेरा ख्याल से इस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वाबस्ता कि वो करते हैं, हाँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं, और फिर वो काम भी कर जाते हैं। एनीवेज, जो आपका सवाल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ हम टेबल टॉक देख रहे हैं एंड वी ऑल वांट इट कि ये सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमी भी आपकी जो है वो बहुत ही ख़राब हुई हुई है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बट कोई ये कहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कहा कि डेफिनेटली उसके साथ हो रहा है, और गवर्नमेंट ये बात खुद भी कर रही है। लेकिन ये दो चीज़ें हैं इसमें, या तो गवर्नमेंट इस सोच के साथ बैठी है कि हमें और मज़ीद वक्त चाहिए,
اور میرے ہی پروگرام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ شاید جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ ہی نہ کی جائے کہ خان صاحب کی رہائی کرائی جائے. انہوں نے کر لی ڈیمانڈ بعد میں؟ نہیں وہ تو کر لی, لیکن کہا گیا تھا کہ شاید اس پہ بات ہی نہیں ہوگی, کیونکہ دیکھیں وہ چیزیں جو فیزیبل ہیں, جو ڈویبل ہیں گورنمنٹ کے لیے, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے, کمیشن پہ بات ہو سکتی ہے, شاید گورنمنٹ اس پہ مان بھی جائے. مگر آپ کہیں کہ جی ایک ایگزیکٹو آرڈر دیں اور آپ تمام لوگوں کو رہا کرتے, تو اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ 9 مئی اٹ سیلف ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوئی ہے ملک میں, اور اس کو آپ کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے, انڈو نہیں کر سکتے. تو ادھر وہ جو معافی کی ڈیمانڈ مانگی جا رہی تھی, جو پریسرز آتے رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ISPR کی طرف سے بھی, اس میں معافی کا کہا گیا تھا. تو معافی کا مطلب قبولیت ہوتا ہے. آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے somehow, اور اس کو فکس کر رہے ہیں. تو میرا خیال سے اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں چلیں گی. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ سڑکوں پر بھی آئے گی, وہ دوبارہ لابنگ بھی کرے گی, جو کہ وہ کر رہی تھی اور کرنا چاہ رہی ہے, اور شاید پھر وہ کسی فون کا ویٹ بھی کریں, وہ ٹرمپ کارڈ جس کا ویٹ کر رہے تھے, جو کہ کل تاریخ ہے, وہ بھی پھر دیکھ لیں گے آپ اور میں بیٹھے ہوئے. اچھا, اب انیکا نثار صاحبہ, شکریہ آپ کا. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ PTI اب مایوس ہو چکی ہے, ان مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلے گا, اس لیے دوبارہ ایک جارحانہ رویے کو اختیار کیا گیا ہے؟ پھر وہ جو سکے فرما صاحب نے بھی کہا کہ شاید تو تیاری کی جا رہی ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں, سو اب عوام کو پریپیئر کرتے ہیں دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے کے لیے, دوبارہ سخت بیانات دینا شروع کرتے ہیں تاکہ ذرا ماحول کو گرم کیا جائے. علی صاحب, میری نظر میں یہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے. ہمیں دس اور دیٹ کے طور پر نہیں دیکھنا ہوگا, دس اینڈ دیٹ کے طور پہ دیکھنا ہوگا. یہاں مذاکرات چلتے رہیں گے, گفتگو چلتی رہے گی, کچھ راستہ نکالنے کی کوشش بھی ہوتی رہے گی. اور میں یہ ابھی آپ کو بڑے فرام دا ہارسز ماؤتھ بتا رہی ہوں کہ یہ مذاکرات فی الحال رکنے کے نہیں ہیں. حالانکہ 7 دن دیے گئے ہیں جوائنٹ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اندر, جو مذاکراتی ٹیمز ہیں ان کی ملاقات کے اندر, اور اس کی تاریخ ختم ہو رہی ہے 23 فروری کو. یہ کچھ تاریخیں ہیں جن کو ہم کو دیکھنا ہوگا. کل 20 جنوری ہے, 20 جنوری کے بعد 23 جنوری ہے, 23 جنوری کے بعد 31 جنوری, اور اس کے بعد پھر ہے 8 فروری. سوچئے 4 تاریخیں, ان کو ذرا آپ ملا کر دیکھیے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ آنے والی صورتحال بن کیا رہی ہے. 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اوتھ لینا ہے, 23 جنوری تک تاریخ دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیجئے, 31 تک پہلے تاریخ دی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے, یہاں تک جتنے مذاکرات ہیں ہو جانے چاہیے. اینڈ دین 8 فروری 1 سال مکمل, اینڈ آفٹر دیٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا والی بات, مطلب ایک مزید سال اور گزر گیا نا. سو یہ صورتحال جو چل رہی ہے وہ اس میں آپ بڑے ایویڈنٹلی یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو 2 طریقے نظر آئیں گے PTI کے. اور اب PTI کا ایک نئی اسٹریٹجی آئے گی, اور نئی اسٹریٹجی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک طرف PTI مذاکرات کر رہی ہوگی, دوسری طرف PTI ایسے لوگوں سے گفتگو کرے گی جن کو ملا کر ان کا احتجاج کرنے کی جو مہم ہوگی اس کے اندر اسٹرینتھ آئے گی اور وہ تگڑی ہوگی. اور میں کن لوگوں کی بات کر رہی ہوں؟ ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, باقی جماعتیں ہیں, ان سب کو ملا کر اس بار جو ہے وہ احتجاج کی طرف جایا جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے کہ ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کو ایک طرح سے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے اوپر, اس پوائنٹ کے اوپر جوائن ضرور کر لیا, لیکن ان دونوں کے جو طریقہ کار ہے اس بات کو منوانے کا وہ بالکل مختلف ہے. یعنی جو ذہنی طور پر ان کا طریقہ کار ہے بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے احتجاج, لیکن ناٹ آؤٹ آف لمٹ. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے احتجاج ایسا کہ گھٹنوں پر آ جائیں. وہ تو شاید یہ اس مسئلے میں پڑے بھی نہ, قبولیت بھی نہیں ہے, مقبولیت بھی نہیں ہے. وہ کس چیز احتجاج وہ کہہ بھی نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو لے کے کیا آئیں گے؟ ان کے پاس تو شاید کچھ اتنا کچھ ہے بھی نہیں. یہ بڑا لیکن اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ دس اینڈ دیٹ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف, کی بڑا اہم تھا. سمینہ صاحبہ اور شفا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمینہ صاحبہ, اب تحریک انصاف ہاں ماحول تو دوبارہ سے گرم کر رہی ہے, تاکہ اس کو پتہ ہے کہ جس کروٹ بھی اونٹ بیٹھے اس کی تیاری مکمل ہونی چاہیے. اکیلی رہے گی تحریک انصاف, یا اب کی بار وہ کوشش کرے گی کہ 4 جماعتیں چلیں, بھلے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, بھلے ان کی بہت ریپرزنٹیشن نہ بھی ہو پارلیمنٹ میں, لیکن اگر وہ اسٹریٹ پار رکھتی ہیں تو ان کو ساتھ ملا کے چلا جائے. کیا آپ کی بار تحریک انصاف مولانا کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی, یا اسے کرنی چاہیے ہے؟ دیکھیے, پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ دوبارہ سے اگریسو ہو گئے وہ لوگ. اگر آپ PTI کی بات کر رہے ہیں تو ان کو تو ایک طرف رکھیں. عمران خان صاحب تو ہمیشہ سے ہی اگریسو ہے. وہ کس جگہ پر آپ کو لگا کہ وہ مائلڈ ہوئے؟
लेकिन उसकी वजह भी बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात को इसलिए खतरा हो सकता है क्योंकि कि उन्होंने जो है यानी इमरान खान साहब ने मैं शिफा साहब आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। जी जी समीना साहब आप मुकम्मल कीजिए। समीना की बात जब इमरान खान ही एग्रेसिव थे, बाकी उनकी जमात में आप जो गौहर साहब का अगर देख लें वो यही बात कर रही हूँ एक्चुअली मैंने भी आदमी है, बाकी जी समीना साहब मैंने भी बेसिकली यही बात की है कि मैटर भी वही करते हैं, और अगर उनकी बात की जाए तो वो एक ही लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं, वो उससे पीछे नहीं हटे हैं कहीं पे भी। चाहे आपने उन्हें सजा सुनाई है तब भी उनकी वही लाइन लेंथ थी, चाहे आपने उनको इंगेज किया है तब भी उनकी वही लाइन लेंथ थी, तो वो उनकी लाइन लेंथ में कोई फर्क नजर नहीं आया। ये खबर जरूर हम आज सुबह से सुन रहे थे कि जी मुज़ाकरात के ऊपर बड़ा खतरा हो सकता है अगर इमरान खान साहब अपनी एग्रेशन से बाज नहीं आए। तो भाई अगर इमरान खान अपने एग्रेशन से बाज नहीं आए तो दूसरी पार्टी कौन सी अपने एग्रेशन से बाज आई है? आप लोग मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन सजा भी सुना दी, तो फिर आप एक तरफ उनके साथ जो सिलसिला चल रहा है मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से वो आप जारी रखें, लेकिन आप अगर दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट करें कि वो फिर भी खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, तो ये भी बात कोई समझ में नहीं आती कि एक तरफ आप ट्वीट को भी माइंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 14 साल की सजा और बेगम को भी सजा फजूल में वो भी आप सुना रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि अगला बंदा जो है वो बात भी ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर भी मजबूरी ये है कि उन्होंने साथ बैठना ही बैठना है और बातचीत भी करनी ही है। मैं इस बात से एग्री करूंगी कि इत्तेफाक ऐसा होगा कि ये मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे, भले कमीशन बनने में अभी थोड़ा आगे पीछे भी हो हुकूमत को ये सूट नहीं करता कि सारे मामलात रिजॉल्व हो जाएं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो वो तो चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स रहें, क्योंकि अगर उनके दरमियान मामलात सेटल होते हैं तो उसका मतलब गवर्नमेंट के लिए वो वीकनेस है जो कि इस वक्त टोटली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसी सूरत बनती है कि उनके साथ मामला ठीक हो जाएंगे, फिर ये बाकी सब चीजें सिर्फ आयर वॉश हैं। ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट होगी उनके थ्रू के जी ये कि हम अग्री कर गए हैं, उसके अलावा उसके अंदर क्या है? असल फैसले तो जहां होने वो आपको भी पता है। लेकिन यही तो कंफ्यूजन है। मैं उस कंफ्यूजन को अब कोशिश करते हैं कि आज हम जो है वो 5 लोग बैठ के इस कंफ्यूजन को दूर करें। शिफा साहिबा, जो फैसले कर रहे हैं हमें भी पता है कि फैसले कौन कर रहा है, जो फैसले कर रहे हैं उनकी मंजूरी के बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो फैसले कर रहे हैं शायद यही वजह थी कि 20 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला, बार बार उसको पोस्टपोन किया जा रहा था। तो ये सब कुछ अगर उन्हीं की मर्जी से होना है तो फिर हुकूमत के हाथ में क्या है? और क्या इमरान खान साहब उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है कि वो हुकूमत को हम एक तरफ रख देते हैं कि वो ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात कर सकें, अपनी टर्म्स को मनवा सकें? क्या वो उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है इस वक्त? देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमें ये भी तयन करना होगा कि वो हम कहते किसको हैं। गवर्नमेंट को तो चलें आप इसलिए भी साइड पे रख दें कि एक तो जाहिर है वो इमरान खान को वो चीज़ें दे, खुद अगर उनके हाथ में भी होता तो भी वो शायद ना दे सकते, क्योंकि फिर गवर्नमेंट की अपनी सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाएगी ना। फिर तो वो बाहर निकलेंगे तो वो फिर मैंडेट की कहानियां होंगी। फिर मैंडेट अगर वो ये भी कह देते हैं, अगर हुकूमत ये भी सिर्फ कह देती है कि ठीक है आप ट्राइब्यूनल्स वगैरह में जा रहे हैं, हम ट्राइब्यूनल्स को या किसी तरीके से किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, जो आप लोग मांग रहे हैं बेसिकली कि हमारे जो लोग असीरान कैद हैं उनकी रिहाई में आप दखल अंदाजी ना करें और उसमें असरअंदाज ना हो उनके ट्रायल्स में, और अगर किसी की जमानत हो तो फिर उसको बार बार गिरफ्तारी ना करें, तो ये भी अगर गवर्नमेंट कर लेगी। और मतलब मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो वैसे जुडिशल कमीशन भी बनता नजर इसलिए नहीं आता कि अभी कुछ चंद दिन पहले सेनेट में ये भी हमने बयान सुना कि कोई गोली नहीं चली, कोई कत्ल नहीं हुआ, तो अगर कोई शख्स मारा ही नहीं गया तो फिर अगर हुकूमत का ये मानना है कि कोई मारा नहीं गया तो वो किस चीज पर बैठकर जुडिशल कमीशन ऑफर करेगी पीटीआई को? तो गवर्नमेंट अवल तो देने क्या उसके बस में होता तो भी वो ना देती। और दूसरी बात जो आपने की वो कि इमरान खान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, देखिए इमरान खान ही है जिसकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। शायद उनकी अपनी जमात को भी आप उनसे अलग रखें, उनके अपने लीडरान जो हैं वो बहुत उनकी बातें खिली हुई थी जब उन्होंने कहा हमने सारे अपने मसाइल और मुतालबात वहां पर रख दिए और हमने उनको बताया कि ये हमारे मसाइल हैं, और उनका एक चेहरे का तासुर देखने वाला था गौहर साहब का। और पहले तो मानना भी नहीं था कि भाई मेरी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, फिर वो बात लीक हुई, फिर वो मुलाकात का सामने आया, फिर उन्होंने कह दिया। खैर दूसरी तरफ से तो उसका डिनायल आया कि हमारी तरफ से इनसे कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल
تو گورنمنٹ کو PTI کو اور ان کی قیادت کو, عمران خان کو اور ان کی قیادت کو الگ الگ رکھ کے دیکھیں. عمران خان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے ہی یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے جس کے حوالے سے بڑا بات چیت چل رہی ہے, اس میں انہوں نے دوبارہ حقیقی آزادی کا ذکر کیا ہے, اور اس میں انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں, میں ٹوٹوں گا نہیں, اور چاہے میرے ساتھ کتنا ہی سخت رویہ رکھا جائے, مجھے مزید کتنی ہی سزائیں سنا دی جائیں. تو وہ اپنے ہی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہیں جو پوائنٹ وہ پہلے دن سے شاید کہہ رہے تھے. لیکن سوال دیکھیں یہاں پہ یہ ہے شفا صاحبہ کہ اس چیز سے حکومت کو خطرہ کیا ہے. فار ایگزامپل یہ عمران خان صاحب اندر ہیں, تحریک انصاف, مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ اتنی لاچار ہو گئی ہے کہ وہ چند لوگ سڑکوں پر لا کر ایک ایسا احتجاج نہیں کروا سکے جو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکے, جو کہ یا جو ہالٹ کر دے ریاست کے نظام کو, وہ نہیں کر سکے. اچھا پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹرینتھ بھی وہ نہیں ہے پارلیمنٹ میں کہ معاملات کو 26 نومبر کی تو ساری کہانی یہاں پر الٹ ہو گئی نا, کہ وہ تو انہوں نے کر دیا تھا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے حکومت, بلکہ ان کے کرنے کی ضرورت سے, ان کے کرنے سے پہلے ہی گورنمنٹ نے سارا ملک ہالٹ پہ لے آئی. ایگزیکٹلی یہ تو گورنمنٹ وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ کریڈٹ ان کے پلڑے میں تو گیا نہیں نا. پھر اگر کہا جائے کہ چلے سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس وقت تحریک انصاف, تو جو انہوں نے آئینی ترمیم پاس کروائی وہ بھی کروا لی انہوں نے جب کروانی تھی, تو وہاں پہ سب سے بڑی اپوزیشن بھی کام نہیں آئی. تو اسٹرینتھ تو ان کے پاس کہیں نظر نہیں آ رہی. تو کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی شرطیں مان لے؟ 20 جنوری. اچھا یہ ویری ویلڈ پوائنٹ, ویری. فروا صاحبہ آپ اس پہ آپ کا بھی کہکا لگا ہے. 20 جنوری کیا اتنی بڑی تاریخ ہے کہ تاریخ رقم ہو جائے 20 جنوری کو؟ یہی سوال میں انیکا صاحبہ بھی پوچھوں گا. مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے, میں وقفے کے بعد آتا ہوں. جی, کیا عمران خان کے پاس کون سا کوئی کارڈ رہ گیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ٹرائمف کارڈ, وہ آپ کو فتح کے بعد ملتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹرمپ کارڈ. اب یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. فروا صاحبہ, میں اس سے پہلے کہ انیکا صاحبہ کی طرف جاؤں, گفتگو یہی تھی کہ اب ان کے پاس ہاؤ مچ آف اے تھریٹ عمران خان کین پوز ٹو دا کرنٹ مینجمنٹ, کرنٹ سسٹم. ایگزامپل اس کی یہ ہے, کیسز ان پہ ہو گئے, 14 سال کی سزا ان کو ہو گئی ہے, وہ جیل میں پڑے رہیں گے, اسٹریٹ پار وہ دکھا نہیں سکتے, پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کا ڈنٹ وہ ڈال نہیں سکتے. ان کی جو قیادت اس وقت ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے ان تک پہ کمپرومائزڈ ہونے کا الزام ہے, اور اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں کہیں نہ کہیں نظر بھی آئی. پارٹی کے اندر اتفاق نظر نہیں آ رہا. کیوں اٹھا کے جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو کہ کل کو ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے, وہ عمران خان کی جھولی میں رکھیں گے؟ دیکھیے, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ 20 جنوری کا آپ نے یہ شفا صاحبہ نے جو ہے اس کا ذکر کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے 20 جنوری, 7 سال بعد ریپیٹ ہوتا ہے جو پیر کو آتا ہے 20 جنوری. اس کے بعد 2025 کے بعد جو ہے وہ 31, 37 اور پھر 43 کو آئے گا, تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے. خیر اینی ویز, یہ حساب آپ نے کہاں سے لگایا؟ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں کچھ حساب کتاب ہوتے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, لیٹس ایزیوم کہ ان پہ تمام کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, یہ جو سال ہے ان کے لیے بہت نیک ثابت ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ. میں ویسے کہہ رہی ہوں, حساب لگا رہے ہیں نا. پھر بھی وہ اقتدار کی سیڑھیاں نہیں چڑھیں گے, نہ وہ چڑھ سکتے ہیں, نہ ان کو چڑھایا جائے گا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, جن کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ اگر آپ سے بات چیت کرنا چاہتی تو ان کے لیے گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی تھی. میں خود کہتی ہوں کہ بہت سارے رزلٹ جو ہیں یہ تو سوال ہے وہ کیوں نہیں آنے چاہیے تھے جس طرح آئے. پڑا ہوا پڑا رہے گا, 1 سال ہو گیا, آپ اس کو 2 سال اور پڑے رہے جی انہوں ڈک بھی نہیں سکتے ہو. پرابلم ہے گا یہ وہ ہڈی ہے جو نہ نگلی جائے گی نہ اگلی جائے گی, تو آپ اسے نہ آپ گزار سکتے ہیں, گلے سے نیچے اتار سکتے ہیں, نہ اسے پھینک سکتے ہیں. یہ اٹکی ہوئی ہے, اس کا سلیوشن نکالنا پڑے گا. اور سلیوشن میرا خیال سے ایک واسٹ ڈائیلاگ ہے, اور ان ڈائیلاگز میں بہت سی آپشنز دی جاتی ہیں. ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی دی گئی تھی, شہید کو, نواز شریف صاحب کو بھی دی گئی تھی, اور ان پہ انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا, پھر وہ واپس آئے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب سیاست سے بالکل مائنس ہو جائیں گے. پاکستان کی سیاست میں آج تک کوئی مائنس نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوا. تو اب تو دونوں ایک پیج پہ بھی نہیں تھی جب یہ معاملہ چل رہے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو
एलिमिनेट नहीं कर सकते, मगर अगर आप ये कहें कि इन डायलॉग के नतीजे में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिससे इमरान खान साहब पढ़े हैं तो पढ़े हैं, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा। और निकल आए तो सीधा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे, ऐसा भी यही नहीं तो होगा। सवाल है मेरा। अनीका साहिबा, क्या मेरा कंफ्यूजन है, मुझे प्लीज दूर कीजिएगा। वो कहते हैं जनाब आपको हम अगर आपको सियासत जो है ना वो थोड़ी देर के लिए किनारा कशी अख्तियार करना पड़ेगी, वो कर नहीं सकते। कोई डील करते हैं तो सियासी मौत मरते हैं, इनको छोड़ते हैं तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल आती है, क्योंकि इमरान खान तो चुप करके घर बैठेंगे नहीं, ज़मान पार्क में या बनी गाला बैठेंगे नहीं, वो सड़कों पे आएंगे। छोड़ सकते नहीं है, ये खामोश रह नहीं सकते। तो इन मुज़ाकरात में से दरमियाना रास्ता हो क्या सकता है ये? और साथ में इसको भी ज़रा अटैच कर ले मेरे पहले वाले सवाल को, व्हाट इमरान खान हैज़ टू गिव। देखिए, इस टाइम पर इमरान खान साहब के पास कुछ देने को नहीं है, लेकिन किसी चीज़ से बचाने को ज़रूर है। याद रखिए कि एक सर्टन पावर जो कि स्ट्रीट पावर या अवाम की सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है, उससे डिनायल नहीं हो सकता। इसके साथ मैं पीछे जोड़ूंगी आपको, जब मैं शायद खाकान अब्बासी साहब वाली बात अर्ज कर रही थी, तो किसी भी शख्स को, किसी भी बड़ी जमात को, किसी भी सियासतदान को जो कि स्टेट क्राफ्ट जानता हो, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। बड़े आराम से ये नहीं कहा जा सकता जी इसके पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके पास तो जमात ही नहीं है क्या करेगा, ये तो पार्लियामेंट में नहीं है। अगर इतने ही अनइम्पोर्टेंट होते तो इमरान खान साहब और उनकी पूरी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है तो वो ना जाती ना उधर। सो इस टाइम पर दे आर होल्डिंग ऑन टू ईच स्ट्रॉ दैट दे हैव। कोई भी किसी भी किस्म का तरीक़ाकार नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दे आर होल्डिंग ऑन टू। इसीलिए मैं मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। मुज़ाकरात अपनी जगह पर मौजूद हैं, एहतजाज अपनी जगह पर मौजूद होगा। आप इमरान खान साहब के एक बयान से उनकी स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। पहले ये बोला गया कि नवंबर में आना है डी चौक, उसके बाद ये कहा गया कि ठीक है संजानी की तरफ आ जाइए। वो मिसअंडरस्टैंड हुआ, मिसइंटरप्रेट हुआ और उसके बाद डी चौक पर आ गए लोग और उसके बाद मामला जो है गड़बड़ हो गया। अगर इमरान खान साहब से पूछते और उनके मुताबिक चलते तो संजानी के ऊपर बैठ जाते। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की, इमरान खान साहब ने बोला आप मुलाकात करें लेकिन पसे पर्दा करें, पर्दे के सामने आकर करने की जरूरत नहीं, तस्वीर शाया करने की क्या जरूरत है। तो इमरान खान साहब एंटायरली इस टाइम पर अकड़े हुए नहीं है या अक्कड़ खान नहीं बने हुए हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है। अब दिस इज वेयर द गवर्नमेंट वांटेड देम टू बी, कि इतना कैपिटल जो है वो एक्सपेंड करके हुकूमत आई है और इतना कैपिटल लूज करके आई है। हुकूमत के लिए हुकूमत में आना कोई आसान सौदा तो नहीं था, घाटे का सौदा था ना। जो भी हुकूमत में आता है एक तो वो गालियां खाता है, ये भी जान लीजिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो हुकूमत में थी, वो भी गालियां खा रही थी, ये हुकूमत में ये भी गालियां खा रहे हैं। पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत में होगी, इत्तेहादी नहीं, बाकायदा हुकूमत में होगी, वो भी गालियां खाएगी। दिस इज समथिंग नेचुरल जो कि पाकिस्तान में है और ऑपोजिशन हमेशा मकबूल होती है। तो इमरान खान साहब के पास कुछ देने को नहीं है लेकिन कुछ रोकने को जरूर है। ये एजिटेशन वो इसीलिए रख रहे हैं ताकि उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करें। मुझे अब जरा क्विकली आगे बढ़ना होगा। समीना साहब, क्विकली योर टेक ऑन इट। देखिए, मुझे तो पता है, मैं तो बड़ी एंजॉय कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो कहते थे क्रॉस लग गया, खत्म, शुद्ध, माइनस, नाम ही नहीं लेना, माथे पे बल आ जाते हैं, वो आज वहां पर पहुंचे हुए हैं कि प्लीज बात कर लो। तो जो यहाँ तक आ सकते हैं ना, वो इक़्तिदार की कुर्सी तक भी बिठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। जमा खातिर रखिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कोई पड़ा नहीं हुआ जेल में, वो बड़ा डट के खड़ा हुआ है जेल में, और उसने अगले ने जेल से आपको पूरे निजाम को, जिसको कहते हैं ना मुसीबत डाली हुई है कि आप लोग सारे मिलके भी उस मुल्क को चला नहीं पा रहे, जिसको उसने जेल में बैठ के जो है ना अपने कंट्रोल में यूं मुट्ठी में रखा हुआ है पूरी आवाम को। तो क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि जी वो हो गए। और ये छुपने छुपाने की बात हो रही है, वो तो अगला खुद सबसे पहले आके बता देता है कि मुझे ये ऑफर हो रही है, ये आप लोग तरदीदें करा रहे हैं जरायों से कि जनाब कोई मुलाकात नहीं हुई, उसमें कोई सियासी बात नहीं हुई। वो तो अगला खुल के बता रहा है कि अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं। तो ये सिर्फ उस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी से जफ्फियां डालते हो तो उसकी तस्वीरें ना भेजो, वो ये बात हुई है। ये नहीं उन्होंने कहा कि पीछे पीछे मिलो, वो तो जो ऑफर आ रही है हर चीज इस्मा खान साहिबा आके बता नहीं रही। मेरी तस्वीर रह गई, मैं काश शिफा साहिबा से जब बात कर रही इमरान खान साहब ने कि तस्वीर नहीं आनी चाहिए तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए, इसको आप जो मर्जी रंग दे दें। अच्छा, आई विश कि मैं खान साहब के सामने ना आया, मेरे नवाज साहिबा नवाज साहब की तस्वीर आवाज बंद कर दी मीडिया हाउसेस में। अच्छा, वक्त का मैं काश में हो रही है जो उनपे गुजर रही है। का किस्सा शिफा साहिबा से पूछ पाता। को बार-बार जाना
पड़ता है वक्त कि खत्म हो गया। ऐसा नहीं, अगर उनको डील आती है तो सामने वाली पार्टी से हम कन्फ्रंट भी तो नहीं कर सकते ना, वो डील जितनी मर्जी आती रहे उनको, वो तो अड़े हुए हैं अपनी जिद पे। आई विश मेरे पास वक्त होता। समीना साहबा बहुत शुक्रिया आपका, फरवा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अनीका साहबा थैंक यू सो मच, शिफा साहबा बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।